को अब देखते हैं विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही टिकट बंटवारा हो गया। इसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अचानक से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की और सबको चौंका दिया। पार्टी ने एमपी में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। खास बात यह है कि ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर है बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा इसे माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी कि हारी सीटों पर जीत के लिए जो बाजी बीजेपी ने खेली है उसमें कितना जोखिम है। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बाजी मार ली है। पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसे लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। दरअसल बुधवार को दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए थे। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीत के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करने से पार्टी को तैयारी करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। सूत्रों की माने तो राज्यों की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। टिकट बंटवारे को आसान बनाने के लिए विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं। पिछले चुनाव में हार जीत के आधार पर बी कैटेगरी की सीटों को भी चिन्हित किया गया है। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है जिसमें पार्टी के उम्मीदवार 2 बार हार चुके हैं। वहीं डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती या जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति काफी खराब रही है। – 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 15 सीट हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 68 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार मिली थी। हालांकि बाद में सिंधिया के बीजेपी का दामन थामने की वजह से कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारी सीटों को साधने के लिए बड़ी रणनीति के तहत चुनाव से काफी पहले पहली लिस्ट जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की ऐसी सीटों की जहां बीजेपी लगातार दोबारा हारी है या फिर कभी जीती ही नहीं। आप देखेंगे यहां पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने वाले हैं कि क्या स्थिति है। देखिए ग्राफिक्स आ गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है पाटन विधानसभा सीट। यहां से वो जीते थे। उनके भतीजे जो हैं विजय बघेल को टिकट दिया। अब मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। पाटन सीट जो है सीएम भूपेश बघेल की सीट है। बीजेपी ने विजय बघेल को, जो कि सांसद है, उनको टिकट दे दिया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए अब ये मुकाबला टफ हो गया। रामानुजगंज विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह यहां से हैं और यहां बृहस्पति सिंह विवादों में भी रहे हुए हैं। एक एक सीट का हम बता रहे हैं। इन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री पर आरोप भी लगाया था, जान से मारने की धमकी का आरोप इन्होंने लगाया था। रामानुजगंज विधानसभा सीट की बात करें, राम विचार नेताओं को टिकट दिया गया है। खरसिया में महेश साहू को टिकट मिला है। खरसिया सीट हम सभी जानते हैं, सीट पर कांग्रेस अजेय रही है क्योंकि इस सीट पर उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं उमेश पटेल काबिज हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी को इन्होंने यहां से हराया था। बीजेपी ने महेश साहू को यहां टिकट दिया, यानी कि ये टफ सीट है खरसिया सीट। महेश साहू को इस बार टिकट दिया गया है। अब इसके बाद अभनपुर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो इंद्र कुमार साहू जो हैं वो प्रत्याशी यहां पर बनाए गए हैं।
पूर्व मंत्री चंद्रशेखर को कई बार टिकट दिया गया। यहां से बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस के पास ये सीट आती रही है। पिछली 2 बार से बीजेपी यहां से हार रही है। इंद्र कुमार साहू को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। कोरबा की बात कर लेते हैं। कोरबा विधानसभा सीट, यहां से लखनलाल देवांगन को टिकट दिया गया है। देवांगन कोरबा मेयर रह चुके हैं और बीजेपी ने पहले भी एक बार इनको टिकट दिया था और वर्तमान में कांग्रेस के जय सिंह अग्रवाल यहां से एमएलए हैं, विधायक हैं। ये कोरबा विधानसभा सीट की। लुंड्रा की बात कर लेते हैं। यहां से प्रबोध मिंज को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये अंबिकापुर के पूर्व मेयर रह चुके हैं। लुंड्रा विधानसभा से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रीतम राम कांग्रेस के विधायक यहां से हैं और बीजेपी ने प्रबोध मिंज को यहां से टिकट दिया है। अंबिकापुर के पूर्व मेयर रह चुके हैं। चलिए, लुंड्रा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो प्रबोध मिंज को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। कुल मिलाकर ये आपने समझ लिया कि ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण सीटों की हम बात कर रहे थे। यहां पर क्या स्थिति है और ये यहां पर क्यों बदलाव किया गया है, क्या इसके पीछे कारण रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अपने बेबाक बयानों के लिए इन दिनों अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके एक ताजा बयान से फिर सियासी भूचाल आ गया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के तकरीबन सभी मुसलमान पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले ही आया है। गुलाम के आजाद बोल, हिंदू धर्म सबसे पुराना, ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे। गुलाम के बयान पर मचा सियासी बवाल, क्योंकि मुसलमान भी कभी हिंदू थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने राज्य की डेमोग्राफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है और इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया है। सभी मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। एक सभा में बोलते हुए आजाद ने कहा कि इस्लाम आया ही है 1500 साल पहले और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म बहुत पुराना है। बाहर से सिर्फ 10-20 लोग ही आए होंगे जो बाहरी आक्रमणकारियों की फौज के साथ थे, बाकी तो सभी मुसलमान हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में इस वक्त जितने भी मुसलमान हैं उनमें से करीब 90% कन्वर्टेड हैं। यानी ये पहले हिंदू ही थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। लेकिन रशीदी गुलाम नबी की इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि दुनिया में पहले हिंदू धर्म आया और इस्लाम बाद में। रशीदी ने यह भी दावा किया कि शायद बीजेपी को खुश करने के लिए गुलाम नबी ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। हमारे जो परदादा सकड़दादा उससे पहले जो लोग थे वो हिंदू थे, और हमने अपने दादा दादी को देखा है, दादी को हमने देखा है कि उनके अंदर वो रस्म रिवाज थे, इस तरह के जो हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। अब आगे चलकर फिर लोग पढ़ते गए, बच्चे पढ़ते गए और समझते गए और वो चीज़ें हटती गई। ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी गुलाम नबी आजाद के बयान का समर्थन किया है। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि आजाद बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, बल्कि भारतीयता और बाहरी आक्रांताओं के बीच है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इनके पूर्वजों पर काफी अत्याचार किए थे, इसलिए उन्हें मजबूरन अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो यथार्थ है, ये सच्चाई है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ जब बात होती है काशी विश्व ज्ञानवापी की, जब बात होती है मथुरा की, और जब बात होती है और भी जो मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद के गुंबद बनाए, तो उसमें मैं यही तो कहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। और यहाँ पे जितने धर्मांतरण हुए वो वही है, तो इसलिए इनके पूर्वजों पे तो खुद ही जो है मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया और इनका धर्मांतरण कराया। तो इसलिए तो यहाँ के मुस्लिमों को जो मुगलों के प्रतीक है सबसे आगे आके मिटाना चाहिए। अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं, ऐसे में बयानों पर बवाल मचना तय है। गुलाम नबी अपने बेबाक बोल के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हिंदू मुसलमानों पर उनके ताज़ा बयान से एक बार फिर सियासी भूचाल आना तय है। ये बात अलग है कि इसका किसे और क्या नफा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। दिल्ली में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, हमने लोकतंत्र और संविधान को बचा कर रखा है, इसीलिए आप प्रधानमंत्री बन पाए। बयान बवाली में सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। बार जब मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, बार बार वही करते। 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं, उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने। ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। आप प्रधानमंत्री जो बने हैं, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की, उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने, नहीं तो कहां वहीं गुजरात में रहना पड़ता था। चांद पर लैंड करने की दिशा में चंद्रयान 3 ने एक और कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने मिशन मून को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान से अलग हो चुका है और अब इसके 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 एक और अहम पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है। दोपहर 1:15 पर 2 हिस्सों में बटा चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, यहां तक की सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त, लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। लैंडर तो जैसे आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को धरती पर अपने पांव रखेगा और वहां फिर काम करना शुरू होगा। उसके तो नवा भी वो कुछ एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो पीछे रह गया है, ये कई महीनों तक इसी प्रकार ब्रह्मांड में घूमता रहेगा और अन्य चित्र और अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाता रहेगा। चंद्रयान 3 के द्वारा भी जो हमें इनपुट्स उपलब्ध होंगे वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को लेकर के भी कुछ एक प्रयोग वहां रहेंगे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उनकी अलग से है कि पृथ्वी का वातावरण कैसा है, उसकी रचना कैसी, आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव आ सकता है, इत्यादि इत्यादि। अब चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी होगी और साथ ही साथ ऊंचाई भी कम करनी होगी। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को धीमा करना होगा।
एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है, यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल है। प्रपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी, तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करेंगे। चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है, मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है, तो आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तापमान बेहद कम होता है, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। The important thing is, final thing is softly and securely landing on the moon. For that, lander has to separate from the propulsion module. So as of now, all the modules of propulsion system has made its functionalities, and it has done its job. Now Vikram has to take its own course of action. अब चंद्रयान 3 डी बूस्ट फेज, यानी जिस दिशा में जा रहा है उसमें गति को कम करना शुरू करेगा। इसके बाद प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति होगी। यहां से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके बाद लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने